रही क्या? अरे 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 लाइट दिख रहा है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसने मौत से आंखें चार की हैं और मौत की आंखों में आंख डालकर मौत से अपनी ज़िंदगी को चुरा कर ले आया है। जी हाँ, उस शख्स का नाम है खालिद खान। आपको याद होगा हमने जो खबर चलाई थी महाराष्ट्र में मुंबई से करीब भिवंडी में जो एक इमारत गिरी थी और इस हादसे में जैसे बताया जा रहा था कि 3 मंजिला वो इमारत थी और इस इमारत के गिरने से जो बिल्कुल 2 मंजिल तो पूरी तरह से ज़मीन बोस हो गई थी और जैसी कि रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं कि 40 के करीब जाने जा चुकी हैं। उनमें से कुछ एक लोग जिंदा बचकर भी निकले हैं, उनमें से एक हैं खालिद खान। तो खालिद खान जब तक उस अंधेरा, जैसा उनके खुद उन्होंने अपने लफ्ज़ों में कहा है कि बिल्कुल कब्र की जैसा वो अंधेरी वो जगह थी, तो उसमें उन्होंने कैसा महसूस किया, ज़िंदगी और मौत क्या है, मौत को कितने करीब से देखा और कितने करीब मौत के जाकर वो फिर से ज़िंदगी में लौट आए, हम इस बारे में पूरी तफसील आपको बताएंगे। हम उनसे खुद खालिद खान से ही आपको मिलाएंगे। आवाज आ रही है क्या? अरे 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 लाइट दिख रहा है। हम आपको बता दें कि भिवंडी के इस हादसे में बेशक कई जानें चली गईं और जानों के जाने से और कुछ जानों के बचने से भी, लेकिन ये बिल्कुल इंकशाफ हो गया कि किस तरह से हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल नाकारा साबित होता है और कुछ पैसों के लेन देन में ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहां कार्रवाई वक्त पर नहीं होती है। नतीजा ये है कि ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस अगले 25 मिनट तक मौजूद हैं खुद खालिद खान, जो भिवंडी से हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मौत के आंखों से आंखें मिलाकर ज़िंदगी कितनी अहम है, कितनी अनमोल है, उसे देखा है, समझा है। खालिद खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, आप हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ 18 उर्दू कि इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं भिवंडी से हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक और साथ ही आशीष कुमार हैं जो एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट हैं, जिन्होंने अपने डायरेक्शन में ये पूरा ऑपरेशन चलाया और कई जाने बचाई जा सकी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। खालिद खान, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आप अगर हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हमारे नाजरीन को सबसे पहले आप ये बताएं कि जब वो अंधेरा, जो आपने खुद पहले कहा है कि कब्र जैसा अंधेरा था, अब आप जिंदगी के उस उजाले में हैं जहां आम लोग भी जिंदगी में सांसें ले रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो ये बताना चाहता हूँ, एक नई जिंदगी मिली और एक नया जन्म हुआ। जी, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह तूने मुझे एक नया ज़िंदगी दिया, जी, तेरा लाख लाख शुक्र है। जी, तो आप शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कितनी अहम है, ज़िंदगी कितनी अनमोल है, तो क्या जवाब देंगे आप? मेरा एक ही जवाब है कि ज़िंदगी से बड़ी अभी मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। दुनिया है, लायानी चीज़ें, ये सब ख़त्म होने वाली है। एक ज़िंदगी है, अगर इसमें सही तरीके से जी लिए तो ये हमारी ज़िंदगी सफल है। अल्लाह ताला के रास्ते, बताए हुए रास्ते पे चले, जो रसूल ने फरमाया उस रास्ते पर चलो, जो दीन ने बोला उस रास्ते पर चलो। जी, आप थोड़ा जज्बाती हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ आशीष कुमार एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट भी हैं, जिनके ऑपरेशन वो ये लीड कर रहे थे रेस्क्यू ऑपरेशन को। हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक भी हैं। आशीष कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भिवंडी के इमारत हादसे का ये ऑपरेशन
कितना अहम था और कितने टफ सिचुएशंस थे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने समय में कनेक्ट कर लिया, क्योंकि जस्ट मैं अभी वहीं से निकला था आज जी। और अभी जस्ट पहुंचा हूँ। ये भिवंडी का जो आप कह रहे हैं कि कैसे सिचुएशन थी वहाँ पे और कितनी टफ सिचुएशन के बारे में मैं ये कहूँगा, जब हमारी टीम वहाँ पहुँचने के लिए हमें जब मैसेज मिला था अर्ली मॉर्निंग, उस समय हमें यही समझ में आ नहीं रहा था कि एग्जैक्ट के कितने लोग वहाँ पे दबे होने की संभावना है। और दूसरा, जब हम वहाँ पहुंचे तो सबसे ज्यादा टफ सिचुएशन थी, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था। हम कैसे वहाँ पहुंचे और किस तरीके से अपने इक्विपमेंट को वहां तक ले जाएं, क्योंकि वहां पे कोई रास्ता व्हीकल का, बड़ा व्हीकल और हैवी इक्विपमेंट ले जाने के लिए कोई रास्ता, एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं बन रहा था। हम ये थोड़ा सा हमें उसमें टाइम लगा कि फिर हम व्हीकल को हटाकर करीब 500 मीटर्स तक हम लोग मूव किया। मैनुअली हाथों से लेके गए, अपने जितने भी हो सकता था हम लोग इक्विपमेंट लेकर, या फिर जो भी हमारे पास इक्विपमेंट थे और लोग के सामान थे, सब कुछ लेकर हम वहां पर पहुंचे। तो करीब टाइम लग गया। जैसे ही हम पहुंचे तो वहां पे लगा कि ये नहीं समझने में थोड़ा टाइम लगा कि स्ट्रक्चर ये कैसा गिरा हुआ है, वो सोचने में टाइम लगा। फैमिली अभी कितनी दबी हो सकती है, करीब 22 फ्लैट थे बता रहे हैं, कुछ 20 फ्लैट, तो कंफर्म नहीं हो रहा था स्ट्रक्चर, फैमिली और फ्लैट का ये आधा पार्ट गिरा है, पूरा पार्ट, तो थोड़ा सा उसमें 4 से 5 मिनट लगे। तो वो हमारी थोड़ी सी दिक्कतें थी स्टार्टिंग में हमारे साथ। जी ठीक है, आप आशीष जी हमारे साथ बने रहे, मैं फिर आपके पास आऊंगा। अनवर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनवरुल्लाह हमारे नुमाइंदे। अनवरुल्लाह, अभी जो वहां पर हालात है, एक तो आप अभी के सिचुएशन से हमें जरा आगाह कर दें, और साथ ही ये कि कैसा रहता है ऐसे मौके पर रिपोर्टिंग करना जहां पर हर पल कहीं से चीख व पुकार की आवाज़ आ रही होती है और हर पल उसमें इंसानी जो जज्बात हैं उसका भी ख्याल रखना है, और जो रिपोर्टिंग करते वक्त रिपोर्टिंग की जो ज़रूरियात है, जो फर्ज है, उसका भी ख्याल रखना है। अनवरुल्लाह जी, बहुत सही कहा आपने कि हम लोगों ने भिवंडी में और मुमरा में इससे पहले भी कई इमारतें गिर चुकी, हम लोगों ने जाए वक्त पे मौके पे पहुंचकर उसकी रिपोर्टिंग की है। तो उस वक्त ऐसा मसला होता है कि बहुत सारे लोग जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, घर लुट चुका होता है, घर वाले मलबे में दबे होते हैं और ये नहीं पता होता कि वो जिंदा हैं या हलाक हो गए। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्टरों को ये होता है कि वो जाएं, उनसे मालूमात लें, उनकी बाइट लें, उनसे हालात दरियाफ्त करें। तो बसा औकात ऐसा होता है कि लोगों का सामने से हमें गुस्से का मुकाबला का सामना करना पड़ता है। लोग नाराज हो जाते हैं, कभी पत्थर फेंक देते हैं, और पूरा गुस्सा जो इंतजामिया का गुस्सा होता है, विशाल भाई बताऊं, वो पूरा मीडिया पे टूटता है अवाम का। यहाँ भी इंतजामिया का तसाहुली थी। लोग ये चाहते हैं कि मीडिया जो है, जो कारपोरेशन या इंतजामिया हमारे खिलाफ कर रही है, जो हमारे सहूलत नहीं दे रही है, वो मीडिया जाकर दिखाए। तो जब मीडिया मौके पर पहुंचता है तो लोग काफी नाराज होते हैं। लेकिन इतराफ के लोग, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो वहां पर मौके पे, ऐसे मौके पे बहुत खतरनाक होता है रिपोर्टिंग करना, कहीं से कुछ गिर जाए या कोई मार दे या कोई पत्थर फेंक देता है बसा औकात। तो ऐसे मौके पे स्थानीय जो मकामी लोग होते हैं, वहाँ के नौजवान, जैसे भिवंडी में भी हादसा पेश आया, तो यहाँ पे सबसे पहले जो अंदर के लोग वो तो मलबे में दब गए, लेकिन बाहर के लोग फौरन, जहाँ तक के भी लोगों ने सुना, बताते हैं, अभी यहीं खालिद गुड्डू थे और बबलू भाई थे, सभी लोगों ने बताया कि गैबी नगर वगैरह इतराफ तक के लोग पहुंच गए जैसे उनको पता चला। तो वो लोग पहुंचते हैं तो वो अंदर वालों की भी मदद करते हैं और मीडिया की भी मदद करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो बिल्डिंग गिरी, जीलानी अपार्टमेंट, ये दो विंग की तरह थी। एक विंग इसकी, यानी बिल्डिंग का नुस हिस्सा गिर गया है और आधा हिस्सा बाकी बचा है। तो बिल्डिंग के अतराफ की 2-3 इमारतें जो इंतहाई मखदूश हैं, मतलब 30 साल, 25 साल, 40 साल की हैं, उनको जो है निकाल लिया गया। सारी बिल्डिंगों को खाली करके इन्हिदामी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, अनवरुल हक, आप हमारे साथ बने रहे। हम फिर से वापस आते हैं खालिद खान के पास। खालिद खान साहब, ये सब बातें जब आप सुन रहे हैं कि एक तो आप अंदर दबे हुए थे और बाहर में इस तरह की चीज़ें हो रही थी, एनडीआरएफ की टीम आ रही थी और दूसरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम आ रही थी, मीडिया का वहाँ जमावड़ा था, आसपास के मकामी अफराद सबसे पहले वहाँ पहुँचे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा लम्हा था जब पहली बार आपको ऐसा लगा कि आपके साथ कुछ ऐसा हादसा पेश आया है और आप ही नहीं बल्कि बहुत सारे और दूसरे लोग भी फंस गए हैं? पहली बार कैसे आपको लगा ये? तकरीबन रात का 3 या 3:10 हो रहा था जी।
उस वक्त मैं मोबाइल ही देख रहा था और मोबाइल देखकर रख कर सोने जा रहा था, मगर मुझको प्यास लगी थी। मैंने उठा और पानी की बोतल की तरफ मैं बैठ के बस बगल में रखता हूँ और बोतल की तरफ झुका हूँ और 1 सेकंड का लम्हा था, पूरी बिल्डिंग भरभरा के गिरी है और मैं कूद गया अपने बेड के सिराने पे। वो बेड के सिराने पे कूदा हूँ, मेरे बाजू में तकरीबन 1 फुट दूर पर पूरी बीम आकर गिरी है, पूरा मलबा मेरे बिस्तर पर आकर गिरा है। तो अगर मैं अपने बिस्तर पे रहता तो मैं तो खत्म था आज आपके सामने नहीं होता। वो जो थोड़ा सा गैप था 2 फुट का बेड के और बीम के बीच में, वो एक एंगल बना, उस एंगल पर मैं बचा हुआ था उसके अंदर और मेरे दोनों पैर फंस गए थे बीम के मलबे के अंदर। तो वो उस वक्त 1 घंटे तक की कैफियत ऐसी थी कि मेरा पैर है कि नहीं, मेरी जान निकलेगी या बचूंगा, इस कश्मकश में था। उस वक्त मेरा दिमाग 1 घंटे तक काम नहीं किया। जी जी। तो खालिद, आप कौन सी मंजिल पर थे? बताया जा रहा है कि 3 मंजिला बिल्डिंग थी, ये इमारत 3 मंजिला थी। आप किस मंजिल पर थे और क्या आपकी आदत में शुमार था कि रात 3 बजे तक आप मोबाइल देखते हैं, जगे रहते हैं, या उस दिन इत्तेफाक था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 4 बजे तक जगता हूँ। ये मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का पेशा है। मैं देर रात तक काम करता हूँ और देर रात ही सोता हूँ। तो ऐसा है कि मैं 12-1 बजे तक दुकान पर तकरीबन रहता हूँ। फिर मैं अपनी पूरी फैमिली को मैं गांव 1 महीना पहले गांव भेज दिया था। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी एक वाइफ, उसको मैंने 1 महीना पहले ही गांव भेजा जी। और मैं अकेले था रूम में। फर्स्ट फ्लोर पे था मैं 3 मंजिला बिल्डिंग थी, मैं पहले माले पर था और 2 बजे खाना खा के अपनी अम्मी के यहाँ से, मेरी अम्मी फर्स्ट विंग में थी जो अभी बची हुई है। मेरे अम्मी अब्बू भाई बहन सब वहाँ रहते थे। मैं उनके यहाँ खाना खाया, 2 बज गया, मैं नीचे आके सो गया। मतलब सो जाता हूँ। फिर मेरा वाईफाई घर का कनेक्ट नहीं पकड़ नहीं रहा था, तो मेरे पास एक रिकॉर्डेड वीडियो था, मैं एक पिक्चर देखता हूँ, 3 बजे का सो जाऊंगा। 3 बजे और सोने के ही फिराक में था कि मुझको ऐसा लगा प्यास लगी। मैं वो प्यास के लिए मैं उठा, सिर्फ उतना उठना था। अल्लाह ताला ने मेरे साथ ये किया कि मैं उठा हूँ और वो पूरी बिल्डिंग गिरी। अगर मैं उठता नहीं तो आज मैं मलबे के नीचे दबा होता। वो एक सेकंड का लम्हा अल्लाह ताला ने मुझे दिया और ये पूरी कैफियत बनाई कि मैं बच सकूं। बस ये ऊपर अल्लाह ताला का मौजज़ा था जो उन्होंने मुझे बचा लिया। ठीक है, हमारे साथ जुबैर एमएस शेख भी जुड़ चुके हैं जो समाजवादी पार्टी के मकामी तर्जुमान भी हैं। हम जुबैर साहब से भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप खुद सुनिए, खालिद आप भी सुनिए और हम अपने नाज़रीन को भी सुनाना चाहते हैं कि जब आप बिल्डिंग में मलबे के नीचे दबे हुए थे तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? आपके ज़ुबान पर अपने ख़ानदान, अपने घर के लोगों को लेकर किस तरह की बातें थी, ये आप भी सुनिए, अपने नाज़रीन को भी हम सुनते हैं। ये मैं इतने तंग एरिया के अंदर फंसा हुआ था। अगर बच गया तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी हालत, मैं भी पहले फ्लोर पे था। रात में 3 सवा 3 बजे भयानक हादसा हुआ है। मुझको संभलने का मौका नहीं मिला, बस मैं कैसे भी करके कूद गया बिस्तर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेड के नीचे मैं अपने आप को शरण में लिया। ये बीम साइड में मेरे आके गिर गई। मेरा पैर 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले तकरीबन अंदर दबा हुआ था। मैंने ये गड्ढा बनाया, टूटा हुआ था ये, इसको तोड़कर अंदर मैंने अपने आप को नीचे बिठाया कि कभी बाई चांस बैठे तो मुझको थोड़ा सी और मौका मिल सके। ये मेरा पलंग है, यहाँ तक हो सकता है कि वहाँ के रुक जाएगा तो अपने आप को बचाऊंगा। अगर बच गया तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, नहीं तो अल्लाह हाफिज़। मेरे बच्चों, अम्मी को परेशान मत करो।
कैसी मुसीबत आ गई, कैसे मुसीबत आ गई। कितने लोग इसमें मर चुके होंगे। पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ। मैं जैसा आपको बता चुका हूँ कि मैं बेड के कोने में घुस के छुप गया। मैंने अपना मोबाइल ढूंढा, पैर मेरे दोनों फंसे हुए थे। 1 घंटे बाद मैंने पैर मट्टी उट्टी हटा के निकाल लिया। 1 बोतल पानी मुझे मिल गया, वो एक पूरा सहारा था। तो ये उम्मीद थी कि कोई भी अगर टीम आती है अगर वो मेरी आवाज़ सुन ले तो मैं बचूं। तो एनडीआरएफ की टीम तकरीबन सुबह 10-11 बजे वो मेरे तक पहुंच चुकी थी और 1 घंटे में उन लोगों ने मुझे निकाला। वो टीम का मैं पूरी तरीके से धन्यवाद देता हूं, पूरी टीम का धन्यवाद। खालिद खान, क्या आप अपनी ही आवाज़ सुन पाए? क्या अब आप उस मौके को, उस लम्हे को, जब भी वो आपके जहन में आता है, जाहिर वो आपके जहन से निकलेगा तो नहीं, लेकिन अब आप किसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा याद आ रहे थे उस मौके पर जब आप मलबे के अंदर दबे थे? अब आप किन किन से मिलना चाहते हैं? लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? सबसे पहले सिर्फ एक ज़ात थी जो याद आ रही थी, वो है अल्लाह ताला। उसके बाद मेरे माँ बाप याद आ रहे थे, मेरी बच्चे, मेरी बीवी, उसके बाद मेरे पड़ोसी लोग थे वो लोग याद आ रहे थे। मुझको ऐसा पहले लगा कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है जी। तो मुझको लगा कि मेरे माँ बाप भी ख़त्म हो गए, मेरे भाई लोग भी ख़त्म हो गए, पता नहीं किस हाल में हो। जी, अच्छा, अब आपसे ये जानना चाहूंगा खालिद, क्या इस वाक़े के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके उस बिल्डिंग में और भी कई ख़ानदान रहते थे, क्या ज़िंदगी अहम नहीं है? क्या उस बिल्डिंग में रहने, उस बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस नहीं दिया गया था? क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था? अब आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जिन्हें नोटिस मिलने के बाद भी वो किसी न किसी तरह से अब नहीं खाली कर पाते उन जगहों को? खालिद, एक ही बात कहूँगा, जिस पीसीआर जरा आवाज बढ़ सकती है? मिल गई हो तो चाहे उसके पास पैसा हो जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस किसी भी बिल्डिंग को अगर नोटिस मिल चुकी है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, किसी भी तरीके से कहीं से भी वो अपना पैसे का इंतजाम करे या गवर्नमेंट उनकी मदद करे, वो तुरंत उस बिल्डिंग को खाली करे। जिंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं काम आने वाला, ना पैसा काम आएगा, ना दौलत काम आएगी, ना ये जिंदगी ही सबसे अहमियत चीज़ है। अगर गवर्नमेंट आपको देती है नोटिस तो ये है वो हमारी जान की परवाह करती है, इसके लिए नोटिस दे रही है कि आप इस बिल्डिंग को खाली करो। मगर कुछ बसा औकात ऐसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है, कुछ होता है, वो आज कर दूंगा, कल कर दूंगा। यही हालत हमारी बिल्डिंग की थी। मीटिंगें चलती थी, मीटिंग होती थी कि चलो ये बिल्डिंग किसी बिल्डर को दे देते, खाली कर देते हैं, तो कोई तैयार नहीं होता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो ये करते करते वक्त गुजर जाता है, उसमें समझ में नहीं आता है कि कब होगा। ये फिर वक्त जो गुजरा हुआ है वो वक्त वापस नहीं आएगा। जिंदगी चली गई लोगों की। इसमें कितने ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा था मगर वो लोग इसमें थे कि भाई तुम दे दो, तुम दे दो, अभी नहीं तो तभी, तभी नहीं तो तभी खाली कर देंगे। और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि इतने लोगों की जान चली गई। उसमें मेरा एक भाई है और एक मेरा भतीजा, वो भी बेचारा ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला की खास मेहरबानी मेरे पर हुई जो मैं बचा हूँ। एक फाइनल बात लोगों को समझ में आनी चाहिए, अगर नोटिस मिला है तो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ बिल्डिंग को खाली करो, झोपड़े में जाकर रहो। जी, अच्छा खालिद, एक सवाल यहाँ पर बहुत अहम है, उसका जवाब चाहूँगा कि आपको क्या लगता है क्या वजह होती है आमतौर से, और कहाँ कहाँ पर कुछ लूप होल्स है, कुछ पैसे का खेल होता है जिसके नतीजे में नोटिस के बाद फिर सख्ती कम हो जाती है और लोग उसमें रहते चले जाते हैं और हत्ता कि ऐसा दिन देखने को मिलता है? लूप
फूल के लोगों के पास पैसे की कमी है, अगर पैसा किसी के पास होगा तो जर्जर इमारत में कोई नहीं रहेगा। अब मेरे पास भी एक दुकान है, भाड़े की दुकान है, मैं अपने घर वाले को पेट पाल रहा हूँ, तो मेरे पास भी इतना पैसा नहीं था कि मैं भी किसी के यहाँ रह लूँ। मेरे चाचा का मकान था, वो उस मकान में भाड़े से रह रहा था, मुझको पैसा तो नहीं देना पड़ रहा था, मगर चाचा के पास पैसा था। जिस मकान में मैं बैठ कर बात कर रहा हूँ वो मकान मेरे चाचा का है। तो अब मेरे पास पैसा नहीं, मैं कहाँ से बुकिंग करूँ? मैंने भी बुकिंग का पैसा डाला, कहीं लोन का इंतज़ाम कर रहा था। 1-1.5 साल में बिल्डिंग तैयार होती मेरी, जो मैंने अभी किया है। तो यही मुझको ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ मदद करे कि भाई किसी को शिफ्टिंग दे दे, कि भाई 2 साल के लिए शिफ्टिंग दे दे, 1 या 2 साल के लिए, उसको बिल्डर को ही ले ले, उसको डेवलप कर ले, ये स्कीमें होना चाहिए। खालिद, आपको क्या लगता है कि जिन लोगों को वोट देने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े होते हैं, वो जो हमारे लीडर हैं, जिन्हें हम लीडर समझते हैं, उनका कितना इसमें रोल है? वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? वो लोग भी तो वो हमारा वोट लेने हमारे घर तक पहुंचते हैं ना जी, हमारे घर की हालत जानते हैं ना वो लोग किस कंडीशन में। अब कैसे वो लोग जीतने के बाद फिर उनका ध्यान हटता है लोगों से, अब वो कुर्सी के लिए करते हैं, मुझको तो ऐसा लगता है। आवाम के लिए अगर वो नुमाइंदगी कर रहे हैं तो फिर ये कैसी नुमाइंदगी है कि किसी की अगर बिल्डिंग 500-600 बिल्डिंग भिवंडी में अगर इलीगल है या जर्जर हालत में है, तो तुम उसके पास पहुंचो, रास्ता निकालो, बिल्डर से मीटिंग कराओ, उनको शिफ्टिंग दो कि भाई तुम्हारे पास अगर चलो भाड़े के लिए पैसा नहीं है तो भाई ये कहीं से इंतजाम करते हम। तो ये हो सकता है, अगर वो लोग अगर करना चाहे तो क्यों नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। वो लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं फिर से आशीष कुमार जी के पास, जुबैर के पास आना चाहता हूं। जुबैर अहमद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। जुबैर साहब, मेरा छोटा सा एक सवाल आपसे है। आज हम थोड़ा ज्यादा वक्त खालिद खान को सुनने में दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आप भी उनको सुनना ही चाह रहे होंगे। जुबैर साहब, ये कैसे मुमकिन होगा कि जो बिल्डिंग्स जिनको नोटिस दिया जा चुका है, वक्त रहते उन्हें खाली कराया जा सके और वक्त रहते उन्हें कोई बेहतर जगह पे शिफ्टिंग भी मिल सके? क्या सियासत और मकामी लीडर इसमें नाकाम होते हैं? तो उसकी वजह क्या ये होती है कि उन्हें खुश रखना है हर हाल में? नहीं, देखिए, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बॉम्बे इतने बड़े मेट्रो सिटी और इकोनॉमिक हब जो है हमारे इंडिया का, उससे सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे हमारा शहर है भिवंडी, जो खास तौर पे पावरलूम और बुनकरों के लिए जाना जाता है। गरीब तबका पूरे मुल्क से यहाँ आकर के अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता। तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि सरकार जो चीजें बॉम्बे में मुहैया करा रही है, जिस तरीके के अगर किसी बिल्डिंग को धोखादायक घोषित किया गया है तो उस बिल्डिंग को खाली कराने के पहले वो उन लोगों का इंतजाम कर रही है कि उनको कहीं शिफ्ट कराया जाए। तो उस चीज से भिवंडी की आवाम को महरूम रखा गया है। क्लस्टर डेवलपमेंट की पॉलिसी यहाँ पर नहीं लाई गई है अभी तक, कॉमन डीसीआर नहीं लाया गया है, जिसके लिए हम रोजाना लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, करप्शन का लेवल इतना ज्यादा है यहाँ की इंतजामिया में कि धोखादायक और खाली करने के नोटिस के बावजूद भी कुछ अफसरान ऐसे हैं जो आते हैं जिनको लोगों की जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद पैसों के लिए जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में भी जो है तब्दीली कर देते हैं और खाली उसको रिपेयर करने का बता करके बहाना करके वहां से निकल जाते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारी जो मरकजी हुकूमत है, एक एक्ट्रेस का जब ऑफिस तोड़ा जाता है कंगना राणावत का, तो पूरे मुल्क से उसके लिए आवाज उठती है। लेकिन यहाँ पर आज हमारे शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, 40 के करीब लोगों की जानें गई हैं, जिसमें मासूम बच्चे हैं 18। बहुत ही अफसोस की बात है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से अभी भी कोई किसी तरीके की पॉलिसी या किसी चीज के लिए यहाँ पर हमको कोई मैसेज नहीं मिला है। ठीक है, बहुत ही अफसोस की बात है। ये मतलब आप भी मरकजी हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं, मकामी सतह पर भी कुछ हो सकता था, रियासती हुकूमत कुछ कर सकती थी, उस बारे में अभी बात नहीं हो पा रही है। आशीष कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब भी कभी ऐसे हादसे पेश आते हैं, एनडीआरएफ या दूसरी और ऐसी एजेंसीज तमाम पूरी कुव्वत और पूरी जज्बे के साथ जाकर वहां पर काम करती है, लेकिन क्या मौके पर पहुंचने के बाद आपके मन में भी ये गुस्सा आता है इस तरह का कि बाकी जो दूसरे सिस्टम्स है जिनकी नाकामी की वजह कर ऐसे हालात पेश आते हैं, वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे वक्त पर? देखिए, जहां तक सिस्टम की बात है,
हमें सिस्टम हर जगह का अलग अलग होता है, उससे हमारा कोई वो नहीं रहता है, क्योंकि ये दो प्रकार की हम डिजास्टर से रिलेटेड हैं। हमें पता है कि कभी कभी ये मैनमेड होता है और कभी कभी नेचुरल होता है। हमें सिर्फ इतना है कि कभी भी कोई फंस जाए या वो उस मुसीबत में फंस जाए, हमें उसकी मदद करनी है हर हाल में। नहीं, लेकिन आपको भी जैसे पता चलता होगा कि ये बिल्डिंग को 6 महीने या 8 महीने पहले नोटिस मिल चुका है खाली करने का, लेकिन लोग अभी भी रह रहे हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ तो लूप होल तो है। बिल्कुल, हिंदुस्तान जैसे देश में हम जब रह रहे हैं और जब भारत में हम ऐसी चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें आती हैं, लेकिन हम अपना नजरिया ये रखते हैं कि अगर ऐसा हो गया है तब क्या करें। अच्छा, हमारा ये मसला नहीं रहता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमारा एक एक सेकेंड हमारा इसीलिए रहता है कि हर सेकेंड या हर मिनट उस आदमी को दें जहां से हम उसको निकाल पाए, उस मुसीबत से उसको बाहर निकाल पाए। और ये आप खालिद जी से भी उनको थोड़ा महसूस हुआ होगा कि कब कौन हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन जिम्मेदार, इतना सोचने का समय नहीं। मैं अभी आया हूं, हो सकता है 2 दिन बाद। आशीष कुमार जी, एक सवाल, जब आप लोग किसी जिंदगी को बचा लेते हैं कैसा लगता है उस वक्त? क्या उस वक्त आप ये देखते हैं, ये समझते हैं कि ये कौन है, कहां का रहने वाला है, क्या नाम है, क्या खाता है, या सिर्फ एक जिंदगी आपने बचा ली इसकी खुशी होती है? जी बिल्कुल। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी तो ड्यूटी है कि भाई ये काम करना है, लेकिन जिस दिन हमको लगता है कि हमारे वजह से या हमने एक जान बचा ली है जी, किसी के घर की, किसकी भी जान बचा ली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने लाइफ का इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, जो मेरी अंतरात्मा जो संतुष्टि है वो बहुत बढ़ जाती है। वो बोलते हुए मुझे बहुत फक्र होने लगता है कि हाँ, कि मैंने अब किसी की जान बचाई है, और जो कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं कभी उसको देखा नहीं हूं, कभी जानता नहीं, कभी मैंने उसके बारे में सुना नहीं, और ना ही मेरा उससे कोई मतलब है जी। मगर फिर एक विश्वास रहता है कि एक बार अगर इसको जान बचा दूंगा, जाना तो सबको एक दिन सब जाएगा, मैं भी, आप भी, सब भी जाएंगे, लेकिन जब हम ये काम करके अपने बारे में खुद अंतरात्मा से हम पूछते हैं कि हमने क्या किया जी, तो वो जो खुशी आती है वो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, वो बयान नहीं कर पाते। खालिद, बिल्कुल आखिरी मौका है, कोई एक छोटी सी बात जो कहना चाहें, हमारे पास वक्त कम है। खालिद, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भिवंडी में हर साल जी आप उठा के देख लीजिए, 2015 में टंडेल मोहल्ले में बिल्डिंग गिरी जी, 2016 में गैबी नगर में बिल्डिंग गिरी है जी, 2016 में अनुमान टेकरी पे बिल्डिंग गिरी है, 2019 में पिरानी पाड़ा में गिरी है, खूनी गांव में गिरी 18 में, 2017 में नई बस्ती में बिल्डिंग, हर साल बिल्डिंग गिर रही है। मेरा आमदार, खासदार और यहाँ के जो लोकल कॉर्पोरेटर है जी, कमिश्नर से बस, हाँ, स्टैंडिंग कमेटी से, एमएलए एमपी से, 2 एमएलए है हमारे यहाँ, एक एमपी है, ठीक है, एक महापौर है, कमिश्नर है, एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन लोग है। हाँ। तो ये भिवंडी के लोग क्या ऐसे ही मरते रहे? इनके लिए कोई, ये भिवंडी के लोग क्या ऐसे ही मरते रहेंगे? बहुत अहम सवाल यहाँ खालिद ने खड़ा किया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के इस खास मौजू में हमारे साथ देने के लिए। आदाब। आवाज आ रही है क्या? अरे लाइट दिख रहा है।